फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सीतापुर से है। सीतापुर में रात्रि अधिकारी ड्यूटी में गश्त और साथ ही गश्त के दौरान रात में करीब 2 बजे मुझे उप निरीक्षक स्वाति चतुर्वेदी को जिला अस्पताल सीतापुर के आसपास एक महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए असहाय स्थिति में मेखड़ी मिला और साथ ही जिसे पूछताछ करने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि वह महिला कुछ मानसिक रूप से अविकसित और साथ ही प्यार प्रेम से पूछने व हाथ में राकेश कुमार की पत्नी रेणु देवी का गुदा हुआ पाया गया और साथ ही कुछ समझने पर जानकारी हुई। उस महिला थाना रामकोट की निवासी उसे बताया गया और साथ ही महिला कोई भी मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं कर पाई। इस पर मुझे उप निरीक्षक द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना रामकोट कार्यालय के जरिए दूरभाष वार्ता की गई, जिस पर संबंधित बीट सिपाही के माध्यम से उक्त महिला के पिता सरवन पुत्र मैकू व भाई आशीष सर्व निवासी गढ़ग्राम से वार्ता स्थापित हुई है। इस पर महिला के भाई व पिता उसे लेने जिला अस्पताल सीतापुर पहुंचे, जहां पर महिला को पिपरी करियामऊ थाना रामकोट सीतापुर से वार्ता कर स्थापित करते हुए आवश्यक कार्रवाई विधिक कार्रवाई करके उक्त महिला व उसकी करीब 7 माह की बच्ची को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा अलापुर के पास यह हादसा हुआ है, जहां गांव अमादपुर निवासी 25 वर्षीय अरविंद, जो हाल ही में पिता बना था, बाइक से बाजार की ओर जा रहा था। उसकी पत्नी ने अलापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेटे को जन्म दिया था और जिससे उसकी खुशी में वह मिठाई खरीदने निकला था। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अरविंद सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 108 एम्बुलेंस से उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। थाना अध्यक्ष उदयवीर सिंह ने बताया कि यह एक सड़क दुर्घटना है जिसमें बाइक सवार की जान गई है। शव को मोर्चरी में रखा गया है और परिजनों से तहरीर मिलने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। जनपद मथुरा में एसपी श्लोक कुमार के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मथुरा थाना गोवर्धन क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव देवसेरस के रहने वाले अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी शाहिद पुत्र साहून को प्राप्त सूचना के अनुसार मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में साइबर अपराध के पैर में गोली लगने के कारण घायल हो गए हैं, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास एक कंट्री मेड तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, एक और साथ ही 315 बोर व एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। समय करीब 12:15 बजे थाना प्रभारी गोवर्धन और एसओजी प्रभारी डी गड्ढे पर मौजूद थे। तभी मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि देवसेरा की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी गोवर्धन की तरफ आ रहे हैं, जिनमें एक पर एक इनामिया है। इस सूचना पर विश्वास करके थाना प्रभारी और एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ देवसेरस की तरफ को चले, तो सामने से गाड़ी को आता देखकर एकदम बदमाशों ने सामने से फायरिंग कर दी, जिसमें पुलिस के द्वारा अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। इस बदमाश जब पकड़ा गया तो इसने अपना नाम शाहिद पुत्र साहून निवासी देवसेरस बताया। इसके पास से एक देसी तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। इसका जो दूसरा साथी था उसका इसने नाम बताया बहरी, जो पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गया। इस पे 25,000 का इनाम घोषित है और इसके ऊपर करीब 1.5 दर्जन आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। ये साइबर का अंतर्राज्यीय अपराधी है।
कानपुर नगर में सड़क पर दिखा दबंग का कहर। मामूली बात से गुस्साए कार सवार ने सड़क पर दिखाई दबंगई। कार सवार ने टेम्पो में मारी जोरदार टक्कर। पुलिस ने कार चालक राजा को किया गिरफ्तार। कानपुर नगर के थाना क्षेत्र जाजमऊ में घटना घटित हुई है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। वीडियो में काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन द्वारा सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए तथा मौके पर मौजूद लोगों के साथ अभद्रता की गई है। घटना के बाद पीड़ित द्वारा थाने में तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना जाजमऊ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना में संलिप्त आरोपी राजा उर्फ शोएब अख्तर को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त काले रंग की स्कॉर्पियो वाहन को भी कब्जे में ले लिया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया आरोपी युवक को जेल भेजा जा रहा है। कल दिनांक 21 दिसंबर 2025 को थाना क्षेत्र जाजमऊ में एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक काले रंग की स्कॉर्पियो है जो कि वहां पे खड़े वाहनों को टक्कर मार रही है और वहां पे लोगों के साथ अभद्रता भी कर रही है। इस पे जो वादी मुकदमा है उनके द्वारा तहरीर थाने पर उपलब्ध कराई गई है। तहरीर का तत्काल संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धारा 109 बीएनएस जो पूर्व में आईपीसी की धारा 307 हुआ करती थी, इसमें जो आरोपी राजा उर्फ शोएब अख्तर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी जो काले रंग की स्कॉर्पियो है वो भी पकड़ ली गई है, उसको भी दाखिल कर लिया गया है और आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मथुरा में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के मद्देनजर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने देर रात विभिन्न रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निराश्रितों और जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय, जिला महिला चिकित्सालय, कंकाली देवी मंदिर के निकट गोवर्धन चौराहा और मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास बने रैन बसेरों का दौरा किया। उन्होंने सभी स्थानों पर व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शीतलहर को देखते हुए निराश्रित, जरूरतमंदों, यात्रियों और साथ ही श्रद्धालु को हर संभव राहत पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण खुले में सोने को मजबूर न हो और जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि सभी रैन बसेरे से पीने के लिए आरओ पानी और साथ ही अग्निशमन यंत्र, बेड, रजाई, तकिया, कंबल, हीटर, अलाव, चार्जिंग पॉइंट, वाईफाई और स्वच्छता की उत्कृष्ट व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी बताया कि नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और साथ ही नगर पालिका क्षेत्रों में भी रैन बसेरे स्थापित किए हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में आने वाले पर्यटकों को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटक सुविधा केंद्रों में भी रैन बसेरे बनाए जाएं और साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर गैस हीटर की व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जनपद में कुल 59 स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है और 27 रैन बसेरे संचालित है। अब तक लगभग 25,000 कंबलों का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शीतलहर समाप्त होने तक स्वास्थ्य सभी सुविधाएं पूरी मुस्तैदी से जारी रखने के निर्देश दिए। हाँ, बट थोड़ा व्यवस्था थी कल तो एक तो कंबल वगैरह हम लोगों ने भी दे दिए इसको, उसमें एंट्री कर लीजिए अपने जो इन्वेंट्री एंट्री कर लीजिए। और हमको यहाँ एक डॉक्टर इंचार्ज बना के में सो एवर आपको कितने डॉक्टर्स हैं सर? अभी तो मेरी ड्यूटी पर। हाँ, तो जो भी ड्यूटी पे हो 8 घंटे आप लोग बैठते हो कितनी देर? मतलब नाइट तो 12 घंटे की है मेरी। तो 12 घंटे की भी ड्यूटी है, तो उसको एक पूरा इंडस्ट्री का इंचार्ज बना जी सर, मैं दीजिए। कन्वे नहीं करना, कल फिर हम चेक कराएंगे। उनको बोल दीजिएगा कि इसको करके, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मोहिनी व्यास। मोहिनी जी, तो इसको करवा के और पूरा इन्वेंट्री कर लीजिए। कोई कमी बेसी हो, ना कर पा रहा हो हॉस्पिटल तो हम लोगों को बता दिया जाए, ठीक? सीएमओ साहब को बता दिया जाए। और एक यहाँ है साफ सफाई करने वाला, ठीक है? और सर आपके द्वारा जो है आज निरीक्षण रैन बसेरा का किया जा रहा है। वर्तमान समय में काफ़ी ठंडक पड़ रही, शीतलहर चल रही है, कोहरा गिर रहा है और मथुरा महानगर में, पूरे जनपद में जितनी हमारी नगर पालिका है, नगर पंचायतें हैं, नगर निगम में और अन्य बड़े बड़े गांव जो जहां रैन बसेरे बनाए गए हैं, मैं, मेरे पूरे एसडीएम्स, एडीएम्स प्रतिदिन रैन बसेरों का निरीक्षण करते हैं। अलाव जलाए जा रहे हैं उनका निरीक्षण करते हैं ताकि व्यवस्था चाक चौबंद रहे। आप स्वयं जानते हैं कि मथुरा और वृंदावन पूरे ब्रज में लाखों लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं और कई बार लोग परिक्रमा आदि करने के लिए आते हैं। हम लोग अभी वर्तमान में जिला अस्पताल के रैन बसेरे में खड़े हैं
और आप स्वयं आपने देखा होगा, ये नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। बचाव के लिए कंबल, रजाई, बिस्तर साफ सुथरे तो हैं ही हैं, उसके अलावा हीटर आदि की भी व्यवस्था की गई है, चार्जर आदि की भी व्यवस्था की गई है। पूरा प्रयास ये है कि कोई भी जो बाहर का व्यक्ति आए वो सड़क में या कहीं खुले में ना सोए, इस ठंडक में रैन बसेरे में सोए। लगभग 37 से अधिक जगहों पे हम लोगों ने रैन बसेरा बनाया हुआ है। इसके अलावा कुछ आश्रम हैं जिनको हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है, जहाँ कोई बाहर मिले तो उनको ले जाकर के हम लोग रात में वहाँ रुका देते हैं। आज कुछ जानकारी मिली थी कि जिला अस्पताल का रैन बसेरे में व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आज आकर के देखा वो किस अस्पताल का रैन बसेरा है जिसमें मेडिकल बेड दिख रहे हैं। अभी हम लोग उसको पता करा रहे हैं और वहाँ भी निरीक्षण करने जाएंगे। पूरा प्रयास यही है कि कोई अव्यवस्था ना हो, जो लोग रुके उन्हें साफ सुथरा बेड मिले, ओढ़ने के लिए रजाई कंबल मिले, और ज़्यादा ठंडक है तो अलाव की भी व्यवस्था हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रतिदिन सभी अधिकारी फील्ड में निकलें, रैन बसेरों का निरीक्षण करें, वहाँ व्यवस्था दुरुस्त कराएं, और इसके अलावा जो जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ अलाव की भी व्यवस्था की जाए। तो पूरे मथुरा जनपद में हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी मिल करके इस ठंडक में अपने जो भी हमारे आगंतुक हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होने देंगे। किसानों के फार्मर रजिस्ट्री अभियान को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने 14 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यूपी सरकार की महत्वपूर्ण योजना फार्मर रजिस्ट्री को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने गांव में किसानों को प्रचार प्रसार के जरिए इसकी जानकारी पहुंचे, इसीलिए 14 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। बता दें कि फार्मर रजिस्ट्री में किसानों का पूरा डेटाबेस इकट्ठा होता है, जिसमें किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके, इसीलिए सरकार फार्मर रजिस्ट्री पर जोर दे रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में आज एटीएम वागी शुक्ला वित्त एवं रजिस्ट्री द्वारा फार्मर रजिस्ट्री के प्रचार प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन 14 वाहनों को जिले भर में रवाना किया गया है, जिससे कि किसानों को सरकार की इस योजना की जानकारी हो सके और वह जल्द से जल्द इस आईडी को बनवा सके। फार्मर रजिस्ट्री 4 तरीके से बन सकती है। सीएससी सेंटर और कृषि विभाग के ब्लॉक स्तरीय पंचायत सहायक एवं सेल्फ मूड में आप अपनी आईडी बनवा सकते हैं। एसडीएम ने बताया कि किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है। इसी क्रम में फार्मर रजिस्ट्री एक महत्वाकांक्षी योजना है और साथ ही इसके अंतर्गत यह उद्देश्य है कि जो भी किसान है, जिनको भी जो भूमि है और उसकी एक आईडी जनरेट हो या इसके नाम का जो भी जमीन है वह एक साथ कंबाइन हो जाए। आईडी जनरेट होने से उसका फायदा ये है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनका वह लाभ ले सकेंगे। इसके लिए अलग अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तहसील से जाकर हिस्सा प्रमाण पत्र नहीं बनवाना हो और तहसील जाकर केसीसी की मेहनत नहीं करनी होगी। इस तरह के लाभ के लिए जन जागरूकता आवश्यक होनी चाहिए और साथ ही फार्मर रजिस्ट्री वाहनों को प्रचार प्रसार किया जा रहा है और साथ ही किसान जल्द से जल्द फार्मर आईडी बनवा कर लाभ ले। किसान सम्मान निधि, केसीसी समेत अन्य सुविधाएं किस तरह से फार्मर रजिस्टर बनवा सकते हैं। सीएससी सेंटर कृषि विभाग के ब्लॉक स्तरीय पंचायत सहायक एवं सेल्फ मोड से अपनी आईडी बनवा सकते हैं। सर, आज की गाड़ियों को फार्मर रजिस्ट्री की गाड़ियां उनको झंडी दिखाई गई है, इससे क्या उद्देश्य है सर? कहाँ कितनी संख्या है? जैसा कि आप अवगत हैं कि सरकार ने किसानों को किसान सम्मान निधि दी जा रही है, उसी क्रम में फार्मर रजिस्ट्री एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अंतर्गत उद्देश्य यह है कि जो भी किसान हैं उनके उत्तर प्रदेश में जितने भी भूमियां हैं वो उनकी एक आईडी बन जाए। उनके सारे जो है आईडी का तात्पर्य है कि उनके नाम से एक आईडी नंबर जनरेट होगा और सारे जो जमीनें हैं उनके नाम वो एक साथ कंबाइन हो जाएंगी। उसका फायदा ये होगा, विभिन्न जो सरकार की योजनाएं हैं उसका वो फायदा ले सकेंगे। उसके लिए अलग अलग उनको फिर तहसील से जाकर के हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी। केसीसी के लिए फिर उनको तहसील से रिपोर्ट लगवानी पड़ती थी, वो नहीं होगा। और भी इसके बहुत से फायदे हैं। तो इसी के लिए जन जागरूकता के लिए हर विकास खंड में प्रचार माध्यम से इसको जो है वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। तो वो लोग किसान जागरूक हो जाएं और इसकी सुविधा का जितना जल्दी से जल्दी वो लोग अपनी फार्मर आईडी बनवा लेंगे उतनी ही उनको सहूलियत होगी। और किसान सम्मान निधि है, केसीसी है और भी तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठा पाएंगे। तो आज कितनी गाड़ियों को झंडी दिखाई गई? आज 10 ब्लॉक के लिए 14 गाड़ियों का झंडी दिखाया गया है, जिसमें कुछ शहरी क्षेत्र में 2 गाड़ियां हैं और अमूमन ग्रामीण क्षेत्रों में 1-1 गाड़ियां हैं। तो आपके माध्यम से मैं किसानों से ये कहना चाहता हूँ वो लोग अतिशीघ्र जो है इस जो भी व्यवस्था है, जो भी योजना लाई गई है उसको
बेहतर ढंग से लागू करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए जल्दी से जल्दी आईडी बनवा सकते हैं। आईडी बनवाने के 4 माध्यम हैं। एक तो वो जो पास में उनके जो CSC सेंटर है वहां जाके बनवा सकते हैं, या कृषि विभाग के जो उनके ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी होते हैं, कृषि सहायक, उनसे करा सकते हैं, या पंचायत सहायक के द्वारा भी करा सकते हैं, सेल्फ मोड से भी करा सकते हैं। तो जितना जल्दी करा लेंगे उतना अच्छा होगा, उतना बेहतर उसका लाभ समय से ले पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह अपराधियों और अपराधों को लेकर सतर्क है, और इस तरह उन्नाव में एक अलग तस्वीर देखने को मिली है। आपने फिल्म संघम में जयकांत शिकरे का वो सीन जरूर देखा होगा जब उसने थाने में आकर अंगूठा लगाना पड़ता है। थिएटर तालियों से गूंज उठा था, लेकिन अब उन्नाव में कोई फिल्मी सीन नहीं है ये, बल्कि हकीकत है। उन्नाव की सदर कोतवाली में शुरू हुआ ऑपरेशन दस्तक, जिसमें जिले के कुख्यात अपराधियों, चोरों और लुटेरों की थाने में सप्ताह की हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। उन्नाव सदर कोतवाली में अब अपराधियों के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। ऑपरेशन दस्तक के तहत हिस्ट्री शीटर और सक्रिय अपराधियों को रोज थाने आकर हाजिरी देनी पड़ेगी, और साथ ही अपराधी हाथों में तख्ती लेकर थाने पहुंचे हैं जिस पर लिखा था, मजदूरी कर लेंगे, अपराध नहीं करेंगे, हमें माफ करो। इतना ही नहीं, अपराधियों से यह भी पूछा जा रहा है कि वे अब क्या काम कर रहे हैं, कहां रहते हैं और उनकी दिनचर्या क्या है। थाने में मौजूद 45 आरोपियों ने हाजिरी दर्ज कराई है और अपनी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दी है। इस दौरान माहौल पूरी तरह सख्त और अनुशासनात्मक नजर आया है। यह पूरी कार्रवाई सदर कोतवाली प्रभारी चंद्रकांत मिश्रा के नेतृत्व में की जा रही है। मंगलौर के झबरेड़ा तिराहा हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने मिलकर बांग्लादेश का पुतला दहन किया और प्रशासन के खिलाफ भी हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हुई हिंदू की निर्मम हत्या के बाद चौराहे पर लटक कर जलने के विरोध में अब विश्व परिषद बजरंग दल के बांग्लादेश का पुतला दहन कर दिया है। दरअसल बीते दिनों बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी। वहीं उस युवा के को चौराहे पर लटका कर जलने की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बाद में भारत में अब कई धार्मिक और साथ ही सामाजिक संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आगे आए हैं। वहीं हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जांच करने की मांग की है। इस पूरे प्रकरण में जितने भी दोषी पाए गए हैं उन सभी को फांसी की सजा की मांग, और साथ ही मंगलौर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश का पुतला दहन कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। वहीं भारत सरकार से अनुरोध किया है कि इस निंदनीय घटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाए। बंगाल की जो घटना है उसी को लेके ये पुतला दहन हुआ है, और ये उन हिंदुओं के लिए आईना है जिन्हें भाईचारा मुसलमानों के साथ, जिहादियों के साथ भाईचारा दिखता है। उन्हें ये आईना दिखाने का काम किया है कि जो वो एक युवा था हिंदू दीपू दास, उसे भी ये लगता था कि सभी धर्म एक है, सभी भगवान एक है। तो वो इसी के नाते उनके पास गया और वो भी यही नारा लगाता था कि सभी देवता देवी देवता सभी धर्म एक है, अल्लाह एक है। लेकिन उन्होंने दिखाया कि हम भाई, हमारा ही, हम अपने भाई को भाई नहीं मानते, तो तुम तो हिंदू हमारे लिए भाईचारा के ही रूप में हो। उन्होंने उसे अपनी कट्टरता, अपनी जिहादी मानसिकता का उजागर करते हुए उन्होंने उस हिंदू को जब तक मारते रहे, मरने के बाद भी उसके ऊपर पत्थर, लाठी, डंडे मारते रहे और उसे लटका के जलाया गया उनके द्वारा। मानवता को शर्मसार किया गया। जितनी निर्ममता कर सकते थे वो उन्होंने, जिहादियों ने उनके साथ, उस हिंदू के साथ वो सब किया। हमारे उन्हें जो है 4 किलोमीटर तक एक रस्सी में बांधे खींचा गया और फिर पेड़ में बांध करके उनको पेट्रोल छिड़क के आग दे दी गई। ऐसा कृत्य वहाँ हुआ है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और उनके लिए ये ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय से भी चाहते हैं कि उन कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर अभी तक इसमें तो आगे इसमें कड़ी कार्रवाई नहीं गई तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद बड़े उस पर आंदोलन करेगा। फिर क्या ये लगता है ये पुतला दहन का आज से हमने कार्यक्रम शुरू हुआ है और अब तक ये चलता रहेगा आगे तक। इसमें अब शुरुआत है, इसकी अब आगे तक ये लंबा चलेगा पुतले।
देखिए, बांग्लादेश में जिस तरीके से एक लाचार और बेबस व्यक्ति को जो है तड़पा कर मारने के बाद जिंदा जला दिया गया, कहीं ना कहीं मानवता जो है शर्मसार हुई है। आपको बताऊं, जिस तरीके से उस व्यक्ति की हत्या की गई है, कहीं ना कहीं ये जिहादी आतंकवाद पनप रहा है और इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा मंगलोर में पुतला दहन करके एक सांकेतिक धरना और आंदोलन यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। यदि भविष्य में इस तरीके की घटना यानी इस तरह की पुनरावृत्ति होती है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सड़कों पर आकर जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करता रहेगा। अगर मैं बात करूं बांग्लादेशी प्रशासन की, तो उसको तो डूबकर मर जाना चाहिए। वहां की पुलिस जो है लगातार इस घिनौने कृत्य को देख रही थी, लेकिन वहां की पुलिस और प्रशासन के द्वारा जरा सा भी कदम जो है नहीं उठाया गया, जिस कारण वहां पर इस व्यक्ति की मृत्यु वहां पर कर दी गई। तो वहां के प्रशासन को तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपनी सरकार से, मोदी सरकार से मांग करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को उठाया जाए और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। भाई साहब, लगातार 2-3 सालों से जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और ये इस्लामिक जिहाद पूरी दुनिया में लोग त्राहिमाम हो चुके हैं। अब इसकी आखिरी आ गई है कि इसमें हम क्या करें। अब यही है कि अभी तो 2 साल पहले भी हमने पुतला फूका था, 1.5 साल पहले पुतला फूका था और बंगाल की सरकार को वहाँ की चेतावनी दे रहे हैं और इन इस्लामिक जिहादियों को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अपनी ये काले कारनामे बंद करो, नहीं जहाँ हम लोग करने लगे फिर इनको बैठने का ठिकाना नहीं मिलेगा। जैसे फिलिस्तीन के साथ इजराइल ने किया वही हमारे भारत में होगा। हम शांति से जीना चाहते हैं और चाहते हैं शांति रहे पूरी दुनिया में, कहीं भी पूरे हिंदुओं को टारगेट ना किया जाए। इसीलिए हम आज आखिरी चेतावनी दे रहे हैं बंगाल सरकार को और इन इस्लामिक जिहादियों को। भाई साहब, अगर वो अल्लाह अकबर करके किसी को मार रहे हैं तो इसमें दूसरे क्या कहा जाए। हम वो अल्लाह अकबर कर रहे हैं और नारे लगा के मार रहे हैं। जिस तरह उस हिंदू को जिहादियों ने मिलकर जिंदा मारा, जिंदा जलाया, ये तो बहुत दुख की विषय है। आप वीडियो देखिए तो आप उसमें रो पड़ेंगे। जिहादी मतलब यही है जो इस्लामिक आतंकवाद के नाम से जिहादी बने फिर रहे हैं, यही हमारा मतलब है। इस्लामिक जिहादी है ये, इस्लाम के नाम गलत धंधे कर रहे हैं, जो कि इस्लाम शायद ये नहीं कर रहा होगा जिस तरह ये जिहादी कर रहे हैं। मतलब इन्हें पता नहीं होगा शायद, लेकिन जिस तरह इस्लाम वाले भी इन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं कि ये जो काले कृत्य किया गया वो क्यों किया गया। तो मैं सभी उन मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो इस्लामिक जिहादी है इनके खिलाफ ये भी अपने सड़क पर उतरे, हमारे भारत में उतरे और हमारे जो बाहर हिंदू है उनकी सुरक्षा की इंतजाम करें। भारत सरकार तो हमारी कर ही रही है, ये पाकिस्तान है या बांग्लादेश है, भारत सरकार हमारी कर रही है, लेकिन ये जिहादियों की जो मानसिकता है ये इस हिसाब से बंद नहीं होगी, क्योंकि ये बाहर देश का मैटर है और बाहर देश का मैटर में ठीक है सरकार हमारी करेगी, कुछ ना कुछ करेगी। ऐसे हमारे मोदी जी तो बैठ नहीं सकते जिस तरह वहाँ हत्या हुई है। हरिद्वार जनपद में वृहद स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने के लिए आमजन की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में विकास भवन में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां नागरिक अपने सुझाव और शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि कंट्रोल रूम में के लिए मोबाइल नंबर 8273371714 जारी किया गया है। विकास भवन के विभिन्न विभागों के कर्मचारी की रजिस्टर वार ड्यूटी लगाई गई है ताकि शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो सके। कंट्रोल रूम में नोडल अधिकारी CM त्रिपाठी बनाए गए हैं, जबकि इसकी निगरानी जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश करेंगे। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों को संबंधित विभाग तक तुरंत पहुंचाया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि जन सहभागिता से ही हरिद्वार को स्वच्छ और स्वस्थ बनाया जा सकता है। सफाई अभियान हमारा निरंतर जारी है और आज भी इसका रिव्यू किया गया है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है, जहाँ पे कोई भी नागरिक अगर उसको कहीं आसपास कहीं गंदगी मिलती है या सफाई व्यवस्था में और उसको बेहतर करने का कोई सुझाव है तो उस नंबर पे नोट करा सकता है, जिस पर हम उसी दिन एक्शन भी लेंगे। इसके अतिरिक्त सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी अपने अपने जो उनके ऑफिस हैं, बिल्डिंग्स हैं, रास्ते हैं, वहाँ पर सफाई अभियान लोगों को जोड़ते हुए चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।